और खास पेशकश। आप देख रहे हैं पावर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है। वो क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो रिन्यूएबल्स का काम अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ डिमांड बहुत अच्छी है और वैल्यूएशंस कम थे। पावर स्टॉक्स में एक और खास बात इस बार हुई कि बड़ी डिमांड के बाद भी देश में कोयले की कोई भी कमी या कोई पैनिक उससे रिलेटेड नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने और मिनिस्ट्री ने एक बहुत ज़्यादा एडिक्वेट रिजर्व लेवल्स, कोल की सप्लाई बहुत अच्छी तरह से मैनेज की। इसके बारे में और कोल इंडिया में देखिए रहे, पिछले 15 दिन का अगर आप चार्ट देख लें कोल इंडिया का, ज़बरदस्त तेज़ी आपको कोल इंडिया के स्टॉक में नज़र आ रही है। हमारे साथ इन सारे मामलों में बात करने के लिए, एक स्पेशल डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ कोयले सचिव अमृत लाल मीणा जी जुड़ रहे हैं। मीणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पे। इस साल काफ़ी मजबूत पावर डिमांड हमने देखी, लेकिन उसके बाद भी कोयले की कोई भी कमी देश में नहीं दिखाई दी। सरकार ने कोयले के मैनेजमेंट को लेके किन ऐसी बातों का ध्यान रखा है जिसकी वजह से चीज़ें कंफर्टेबल है, और आपका भी बयान ये रहा है कि कंट्रोल में है सारी चीज़ें? देखिए, कोयले का जो उत्पादन है इस वर्ष में 11% से अधिक की वृद्धि है। पिछले वर्ष की तुलना में इस पीरियड का, जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का पीरियड था, उसमें इस बार का उत्पादन 11% अधिक है। ये उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोल कंपनी तथा कैप्टिव ऑफ कॉमर्शियल सभी के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है। इसके फलस्वरूप हमारी स्टॉक अवेलेबिलिटी माइन एंड पर भी अच्छी है और थर्मल पावर प्लांट एंड पर भी अच्छी है। प्लस इवैक्यूएशन के लिए एडिशनल रेलवे रैक्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की गई है। तो प्लस बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। इस सब के फलस्वरूप कोयले की अवेलेबिलिटी बेहतर हो पाई है। जी, तो आपने ये बताया कि कोयले की अवेलेबिलिटी किस फैक्टर्स की वजह से, किन कारणों की वजह से मजबूत है और कोई कमी नहीं आई। लेकिन ये भी बताइए सर कि सब कुछ क्या हम खुद बना रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इवैक्यूएशन कर रहे हैं? क्योंकि एक बात ये भी निकल के आ रही है कि कुछ हद तक हमें ब्लेंडेड कोल का भी, इंपोर्टेड कोल का भी सहारा लिया जा रहा है और इसको भी एक एलिमेंट है। तो एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए कि मामला क्या है। देश में कोयले की समुचित उपलब्धता वर्तमान में भी है और जो हमारी प्लानिंग है और जिस तरह का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आगे भी रहेगा। परंतु अपना देश बड़ा है जिसमें कई थर्मल पावर प्लांट काफ़ी दूर अवस्थित है कोल माइन से। 1100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक कोयले का ट्रांसपोर्टेशन कई प्लांट्स में करना पड़ता है। तो देश में सबसे प्रमुख है कि कहीं पर भी लोड शेडिंग नहीं हो तथा साल के अंत में एडिक्वेट कोल स्टॉक अवेलेबिलिटी रहे सभी थर्मल पावर प्लांट पर। यह बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो दूर इलाके हैं, डिफ़िकल्ट इलाके हैं, उनमें कुछ ब्लेंडिंग भी करनी पड़ सकती है। तो इस साल में अप्रैल से लेकर के अब तक प्रति माह लगभग 2 मिलियन टन की इंपोर्ट करना पड़ा है फॉर दी ब्लेंडिंग पर्पजेज। तो ये उन इलाकों की आवश्यकता हो सकती है। तो मिला जुला करके जो प्रमुख उद्देश्य है, समुचित कोल अवेलेबिलिटी, शेडिंग नहीं हो, स्टॉक पर्याप्त रहे, वो सुनिश्चित किया जा रहा है। जी मीणा जी, ये तो बात हो गई करंट जो मामला है इस समय, लेकिन हम पढ़ भी रहे हैं इस बारे में, हमें जानकारी है कि सरकार, देखिए ग्रोथ तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है देश में, हर इंडस्ट्री में, सीमेंट, स्टील, सब जगह, पावर में तो है ही डिमांड ज़्यादा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कोल के डेवलपमेंट को लेके, सप्लाईज को लेके क्या प्लानिंग चल रही है सरकार के लेवल पे, मिनिस्ट्री को लेवल पे, ताकि आगे भी कोई दिक्कत ना हो और बहुत स्मूथली चीज़ें चलती रहें? लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर क्या बेहतर प्लानिंग चल रही है, वो भी शेयर करें हमारे साथ। देखिए, पिछले वर्ष हम लोगों ने 892 मिलियन टन कोल का उत्पादन किया था। इस साल 23-24 में 1012 मिलियन टन कोल के प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है। वर्ष 2030 के लिए हम लोग 1.5 बिलियन टन, 1500 मिलियन टन का लक्ष्य रखे हुए हैं और 2047 में लगभग 1.8 to 1.9 बिलियन टन का टारगेट रखा गया है। बहुत सारी ऑथेंटिक जो स्टडीज़ है उसके अनुरूप, इस फिगर के अनुरूप कोल की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए प्रोडक्शन प्लान्स किए गए हैं। इसमें जहां कोल इंडिया अपनी नई माइंस डेवलप कर रहा है, वहीं कैप्टिव एंड कॉमर्शियल माइंस को भी ऑपरेशन में लाया गया है और सरकार ने कॉमर्शियल माइंस 2020 से ऑक्शन शुरू किया है
जिसमें अब तक करीब 92 माइंस का ऑक्शन हो गया है। अगला 8th चरण का ऑक्शन भी सितंबर माह के अंत में हम लोग चालू करेंगे और इन कॉमर्शियल और कैप्टिव माइंस को तेज़ी से चालू करने के लिए जिस प्रकार का फैसिलिटेशन अपेक्षित है, राज्य सरकारों से सहयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से सहयोग प्लस अन्य प्रशासनिक सहयोग, वो सारा हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल के माध्यम से, ताकि जल्दी से जल्दी ये माइंस प्रोडक्शन में आए और देश में कोल की अवेलेबिलिटी समुचित हो सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में कोल की उपलब्धता इस चीज़ से देखी जा सकती है कि जनवरी महीने में जब हम लोग कोल का ई ऑक्शन करते थे तो उस समय जो प्रीमियम आता था वो लगभग 200% आता था। आज की तारीख में जो जुलाई माह में ऑक्शन किया है उसमें प्रीमियम 60% आया है। इससे ये साफ जाहिर है कि कोल की बाज़ार में उपलब्धता अच्छी है और अकॉर्डिंगली प्रीमियम की रेट्स कम आई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देश के जो कोस्टल इलाके हैं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कोस्ट के इलाके, उसमें भी अभी कोल का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कोस्टल रूट के माध्यम से भी शुरू करवाए हैं। कोस्टल रूट के माध्यम से एनटीपीसी का कुडगी प्लांट जी, झज्जर और दादरी प्लांट, इसमें पहली बार वेस्टर्न पोर्ट के माध्यम से कोल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। आने वाले समय में ये जो सी रेल रूट है, इसके माध्यम से कोल इवाकुएशन को और बढ़ावा दिया जाने का योजना है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए मीना जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। नो वंडर कोल इंडिया में इतनी अच्छी तेज़ी हमें नज़र आ रही है।